सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं पूजा और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं रेखा शर्मा, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आपके सामने केस आया था जहां पर कोलकाता में 2 लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया है। इस मामले में महिला आयोग ने सुओ मोटो लिया है। इस पूरे मामले पर जानना चाहूंगी आपसे। हमने सुओ मोटो लिया, मुझे आज सुबह ही ये प्रेस के द्वारा ही पता चला कि ऐसा कलकत्ता में हुआ और क्योंकि पुलिस ने उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी तो हमारा सुओ मोटो लेना बनता था और मैंने डीजीपी से इसकी रिपोर्ट मांगी है कि आपने इस संबंध में क्या किया है, क्योंकि उसमें से एक लड़की जो माइनर थी वो वापस आके उसने अपनी पूरी कहानी भी सुनाई अपने माँ बाप को। उसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल पुलिस ने कुछ नहीं किया और बड़ी लड़की को अब उनका ये कहना है कि वो खुद भागी है, जबकि छोटी बहन उसका कहना है कि हम दोनों को एब्डक्ट किया गया था और ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी, कन्वर्ट कर दिया गया था इनफैक्ट। तो अभी मैंने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और अगर रिपोर्ट नहीं आई और सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई तो मैं एक टीम भी भेजने वाली हूँ पुलिस से मिलने के लिए। जी मैम, ये भी जानना चाहूंगी, महिलाओं के लिए आपने बहुत सा काम किया है, महिलाओं का शोषण होता है उसके लिए काम किया है, उनको जागरूक करने के लिए काम किया है, तो आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ? आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं। हरियाणा में ज्यादातर महिलाओं को पर्दे में रखने की एक प्रथा रही है, कहीं ना कहीं उनको आगे नहीं आने दिया जाता था, तो किस तरीके से आपका सफर शुरू हुआ? मैं हरियाणा में सेटल हुई हूँ बाद में। एक्चुअली मैं बिलोंग देहरादून को करती थी, मैं बाद में सेटल हुई और मेरा जो कार्यस्थल रहा है वो हरियाणा ही रहा है। इस कारण से मैंने बहुत देखा है कि महिलाओं का जो उत्पीड़न होता था हरियाणा में, मैं अब की बात नहीं कर रही, पहले कर रही हूँ। जन्म से लेकर, पहले तो जन्म में ही मार दिया जाता था, बच्चियों को जन्म नहीं लेने दिया जाता था। उसके बाद भी घर में रखा जाना, पर्दा प्रथा, काम पे नहीं जाने देना। आज आप देखेंगे बिल्कुल ये जो स्थिति है ये उलट गई है हरियाणा में। आज हरियाणा की ही बच्चियां चाहे देश भर में खेलों में हो या किसी भी जगह पे नाम कमा रही हैं। आप हरियाणा की बच्चियों के और भी देखिए तो जो फैमिली है, आजकल परिवार भी अपने घरों में जो नेम प्लेट है वो अपनी बच्ची के नाम पे लगाने लगे हैं, गांव-गांव में भी। इस तरह से स्थिति में बदलाव आया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब ये नारा आया हरियाणा में, उसके बाद की तब्दीली काफ़ी हद तक बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। हरियाणा में क्या कहें, देश भर में हमारे पास जिस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं और देखने में प्रॉब्लम्स जो शिकायतें आती हैं, उससे लगता है कि अभी भी महिलाओं के लिए स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम उस पे काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहेंगे जब तक ऐसा नहीं लगेगा कि हम पुरुष हों या महिलाएं हों, दोनों बराबरी के हकदार और हक मिले हैं दोनों को। जी, आपने यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की बराबरी की बात कही। आप हमेशा से कहते आई हैं लोकसभा विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने की आपने कभी भी वकालत नहीं की, इसकी वजह भी जानना चाहूंगी मैं आपसे। मुझे लगता है हम लोग एक 33% को ही पकड़ के क्यों बात करते हैं। महिलाएं 50% हैं, तो हम 50% की बात करें। पहले हम महिलाओं को, जिसमें जैसे आप ग्रामीण स्तर पे देखिए, ग्राम पंचायतों में कई जगह पे 50% भी है, उनको हम ट्रेन तो करें, उनको ये पता चले कि उनकी पावर्स क्या हैं। अपने परिवारों को जो बिठा देते हैं वो वहाँ पर उनके हस्बैंड या उनकी फैमिलीज चला रही हैं पंचायतों में भी, वो ना होकर महिलाएं खुद अपना काम करें।
उसके लिए राष्ट्र महिला आयोग ने ट्रेनिंग करी है। और आप कह रही है वकालत नहीं, हम तो महिलाओं की ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो राजनीति स्तर पर आगे आए, असेंबली में भी आगे आए और लोकसभा में भी आगे आए। इसके लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे सेमिनार भी किए कि पॉलिटिकली औरतों को एम्पावर कैसे किया जाए, और हम इसकी तैयारी पे हैं। ये बात ठीक है कि आप कह रही होंगी कि मैं बहुत वोकल होके नहीं बात कर रही हूँ कि मैंने 33% नहीं मांगा, और ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जो मेरी पावर्स हैं उसके अंडर रहकर मैं महिलाओं को एम्पावर करूं। जी, आप महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, आपसे पहले जो काम हुए हैं उसके बाद अब की बात करें, आप किस तरह का काम महिलाओं के लिए कर रही हैं ताकि महिलाओं में जागरूकता आए और उनको आगे बढ़ाने में मदद मिले, और जो अत्याचार जो उनके लिए होते हैं, जो शोषण उनके लिए होता है, उनको लड़ने के लिए कैसे तैयार किया जाए? क्या कुछ आपकी प्लानिंग है इसमें? सबसे पहला जो हम जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं वो हम महिलाओं के लिए लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं पूरे देश भर में। इसमें हम जितने भी राज्य महिला आयोग हैं उनको अपने साथ लेकर चलते हैं, और उन द्वारा हम हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने की कोशिश में हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं, हर साल हम उनके द्वारा एक हमने अलग अपना बजट भी रखा है कि जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक महिलाओं को अधिकार अपने पता ही नहीं होंगे, कानूनी अधिकार नहीं पता होंगे, तो वो कैसे एम्पावर होंगी, वो अधिकार मांगेंगी कैसे? अगर उसको ये नहीं मालूम होगा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में है कि मैं पुलिस मुझे रात को नहीं अरेस्ट कर सकती, या मैं अगर पुलिस थाने में जाऊं तो मुझे पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं, वो अगर उसको अपेक्षा ही नहीं पता होगी तो कैसे वो अपनी बात रख सकती है पुलिस के सामने। तो पहली बात हम ये कर रहे हैं। दूसरी बात, हम पुलिस के रवैये को चेंज करने, क्योंकि हमारे पास जो शिकायतें आती हैं 50% वो शिकायतें वो होती हैं जो पुलिस एपैथी के अगेंस्ट होती हैं। तो हम पुलिस का जो माइंडसेट है वो चेंज करने के लिए हमने पूरे देश में जगह जगह पुलिस को सेंसिटाइज करने के प्रोग्राम्स करे हैं। मेरा मानना है कि हम जो शिकायतें हैं उनको जड़ से मिटाएं। शिकायतें आने के बाद काम करना एक अलग बात होती है, शिकायतें ना आए उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम महिलाओं को एम्पावर, इकोनॉमिकली एम्पावर कैसे करें, आजकल हमने जगह जगह एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करने की कोशिश करी है। उनको कहाँ से फाइनेंस मिले, कैसे वो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, और अपना ही रोजगार नहीं, साथ में वो 10 महिलाओं को और रोजगार दें, ऐसी स्थिति पे पहुंचाने के लिए हमने आज तक 3-4 कार्यक्रम पूरे देश भर में किए हैं। आगे आने वाले टाइम में और जगह भी करने जा रहे हैं। हमने महिला जेल में जो महिलाएं होती हैं, हम लोग बाहर की तो बात करते हैं, लेकिन जो जेल में महिलाएं होती हैं या मेंटल असाइलम में महिलाएं होती हैं, उन पे हमने कभी सोचा नहीं कि जब वो बाहर आती हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसे शुरू हो। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब पुरुष अंदर होते हैं तो उनको बाहर पूरी फैमिली उनकी वेट कर रही होती है, लेकिन जब महिला एक अंदर जेल जाती है तो पूरी फैमिली उनका छोड़ देती है उनको, और अपना परिवार ही नहीं, इवन समाज भी उनको गलत दृष्टि से देखता है। तो बाहर आकर उनको किस तरह से हेल्प चाहिए, कैसे वो अपना रोजगार शुरू कर सकें, उनको कैसे ट्रेनिंग जेल्स के अंदर दी जाए, उनका रख रखाव कैसा है, उनकी लाइफ किस तरह से जेल में, हमने उस पर पूरे नेशन वाइड एक पूरा सर्वे किया है, जिसकी सराहना सुप्रीम कोर्ट ने भी करी है। और वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी दिया, होम मिनिस्ट्री में भी दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी। वो हमने पूरा एक बुकलेट तैयार करके उनकी जो स्थिति है महिलाओं की, और राज्यों से मिलकर वो स्थिति को चेंज करने के लिए क्या क्या स्टेप वो उठा सकते हैं, उस पर हमारी बातचीत चल रही है। जी, ये भी जानना चाहूंगी, बीच में आपने सुना होगा मी टू मूवमेंट शुरू हुआ था, मी टू मूवमेंट को आप कैसे देखती हैं? ये एक ऐसा मूवमेंट है जहां हमें लगा कि आज महिला इतनी सशक्त है कि वो अपनी बात रख सकती है। बहुत सालों से ये प्रताड़ना तो होती आई है हमेशा ऑफिसेज में, घरों में, लेकिन महिला बाहर जाकर अपनी बात नहीं रख पाती थी। वो पहली बात तो ये कह ही नहीं सकती, अपने परिवार से नहीं कह सकती कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर बाहर जाकर कहना और पुलिस से कहना, लोग विश्वास नहीं करते थे। इस बार मी टू मूवमेंट ने ये कर दिखाया कि एक तो महिला ही महिला के साथ देने के लिए खड़ी हुई। सबने कहा नहीं, जो ये कह रही है वो ठीक है,
और इससे एक चेन बनी, जहां महिलाएं जो आज तक जो नहीं कह सकी, जो दिल में रखा उन्होंने इतने इतने सालों तक, वो बात कहने के लिए बाहर आई। और उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ कि जो इस तरह के भेड़िए समाज में छिपे हुए हैं, वो अब ऐसी करामात, ऐसी करतूत करने से घबराएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि महिला उठकर अब ये इसका सामना करने के लिए तैयार है, शिकायत कर सकती है, पुलिस तक जा सकती है, अब ये चुप होने वाली नहीं है या चुप रहने वाली नहीं है। तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये आया कि अब कार्यस्थल पर लोगों ने एक कमेटीज, जो कंप्लेंट कमेटीज हैं, वो बनाने शुरू करा। आईसीसी जिसको बोलते थे, अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बोलते थे, अब इंटरनल कमेटी बोलते हैं, वो बनाना शुरू किया। और वहां पर अब लोगों को पता है कि ये है क्या। नहीं तो पहले कार्यस्थल पे ये पता ही नहीं था कि कंप्लेंट कहाँ की जाए, किसको की जाए और उस पे कार्रवाई कैसी होनी चाहिए। अब हम लोग भी हर जगह ऑफिस में जाकर या डिस्ट्रिक्ट्स में चिट्ठी लिखकर कि ये पूछ रहे हैं कि लोकल कंप्लेंट कमेटी है या नहीं है आपकी, और है नहीं है तो आप इतने इतने तक बनाइए। अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है इस चीज की, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है इसका। जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमने यहाँ पर महिलाओं की समस्याओं की बात की है। महिलाओं की समस्याएं एक नहीं है, हर कदम पर उन्हें चैलेंज देखना पड़ता है। अब अगर बात करते हैं हम पंजाब से रिलेटेड, पंजाब की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति शादी करते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, उसके बाद उनको पूछते तक नहीं, पीछे वो अकेली रह जाती हैं, कमाने का कोई साधन नहीं होता, उनको पैसे नहीं दिए जाते, और ऐसी शादी से जो बच्चे होते हैं उनका अधिकार भी चला जाता है, दूसरी कंट्रीज में जाके वो शादी कर लेते हैं। इसके लिए क्या कुछ महिला आयोग कर रहा है? हमारे पास एक पूरा सेल है जो एनआरआई वाइव्स हैं, जिनको, जो एनआरआई हस्बैंड्स की प्रताड़ित वाइव्स हैं, उनके लिए उन पे काम कर रहा है। और हमारा एनसीडब्ल्यू जो आईएनए एक बना है, मिनिस्ट्री, डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री और 3 मिनिस्ट्रीज मिलाकर, होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, 3 मिलाकर एक ग्रुप बना है आईएनए, उसमें एनसीडब्ल्यू भी एक उसका पार्ट है। और हम लोग पासपोर्ट, उनके पासपोर्ट कैंसिल कराने के लिए और जो भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा जो की जानी है, वो सब कुछ एनसीडब्ल्यू, हम लोग आईएनए को लिखते हैं और उसी पर ही कार्रवाई होती है। और एनसीडब्ल्यू के पास ये शिकायतें लगातार बढ़ती आ रही हैं। अगर आप देखें, जिस साल ये शुरू हुआ था हमारा एनआरआई सेल और आज तक, तो क्योंकि अब महिलाओं को ये लगता है कि एनसीडब्ल्यू इस पे काम कर रहा है, तो हमारी शिकायतें भी हमारे पास ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और हम इस पे बहुत क्लोजली मिनिस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अब देखा गया है कि इनफैक्ट मिनिस्ट्रीज भी इस चीज़ की सराहना करती हैं कि एनसीडब्ल्यू में ये काम बहुत अच्छी से, और ये वीकली रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाती है हमारी कि कितने ऐसी शिकायतें आई और कितनों पे हमने क्या काम किया और कितनों पे नहीं कर पाए, तो किस वजह से नहीं कर पाए। इसलिए बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। हमने कुछ अवेयरनेस कैंप्स करे पंजाब में, अब हम साउथ में भी करने जा रहे हैं, जिसमें हमने महिलाओं को कहा कि आप आंख मूंद कर शादी नहीं कर लें, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति फॉरेन कंट्री में है, आप उससे बिना बैकग्राउंड चेक करे शादी ना करें। बहुत सारी बच्चियां आई, माँ बाप आए उनके, और डिस्ट्रिक्ट की जितने ऑफिशियल्स थे उनके साथ हम ये क्लोजली काम कर रहे हैं। फिर मैं वही कहूँगी, क्योंकि ये हम शिकायत आने के बाद नहीं, शिकायतें ना आए उस पर काम करने की बात है कि ऐसा हो ही ना बच्चियों के साथ। तो उनकी फैमिलीज को भी ये कहा जाता है कि एक ये जो रुझान है कि बाहर भेजा जाए बच्चे को, एक सपना देखा जाता है कि हम बाहर भेजेंगे तो हम पूरी फैमिली भी बाहर जा सकते हैं, तो वो सपना एक सपना है। आप पहले उसको पूरी तरह, मैं ये नहीं कह रही कि आप शादी ही ना करें बच्चे की बाहर, लेकिन शादी करने से पहले उस लड़के की बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी है, उसको शादी को रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराना ज़रूरी है। और जहां वो काम कर रहा है उसका सब कुछ जो डिटेल है वो होनी लड़की के पास और उसकी फैमिली के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि
अभी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच होनी चाहिए। अगर वो लड़का उसको छोड़ के चला जाता है तो वो प्रॉपर्टी का जो अगर अटैच है तो उस लड़की को उसका पार्ट मिलना चाहिए। इसकी भी हम बातचीत कर रहे हैं सरकार के साथ, लॉ मिनिस्ट्री के साथ। तो आने वाले समय में कुछ और नए कड़े कानून बनेंगे जिससे ऐसा नहीं हो पाएगा कि हमारी बच्चियों को ये लड़के छोड़ के भाग सकें, जो कि दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे केसेस की। जी, यहाँ पर मैं एक सवाल और जानना चाहूंगी। आपने कहा है कि यहाँ पर एनआरआईज दूल्हों की बात की है कि बिना सोचे समझे उनके साथ नहीं जाना चाहिए, नहीं शादी करनी चाहिए, लेकिन कुछ लड़कियां काम के लिए, काम की तलाश में दूसरे देश जाती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती हैं। कुछ लड़कियां नेपाल से या बाकी देशों से भारत लाई जाती हैं। ऐसी महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, उनके रिहैब के लिए क्या कुछ किया जाता है? देखिए, ये महिलाएं जाती ही नहीं हैं, यहाँ जो मिडिल मैन है ना ट्रैफिकिंग में, ये मेन है और हमें इन पर क्रैकडाउन करना चाहिए और इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ट्रैफिकिंग पे एनसीडब्ल्यू ने बहुत सारे काम किए हैं पहले भी, और हम क्योंकि एडवाइजरी बॉडी हैं, या तो हम अवेयरनेस कैंप्स कर सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं सरकार को कि ये काम करने हैं ताकि ट्रैफिकिंग रुक सके। तो अभी एक बिल भी जो अभी राज्यसभा में पास नहीं हो पाया ट्रैफिकिंग पे, इस पे भी हमने बहुत सारे अपने सुझाव WCD को दिए थे और इस पे अभी भी काम हो रहा है। और ये जो मिडिल मैन है जो ये कहते हैं कि हम शहरों में नौकरी देंगे, पहली बात तो उनको उनके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए। दूसरी जगह जहाँ से ये सोर्स है, हमारे यहाँ बहुत सारे सोर्स स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, वहाँ पर लोगों को काम देने की बात कि वहाँ सरकारें वहीं पे उन्हीं गांव में लोकल लड़कियों को काम दिया जाए ताकि वो काम की तलाश में बाहर ना आए और इनके शिकार न बने जो गलत तरीके की वो है ऑर्गेनाइजेशंस, उनके शिकार। पहली बात तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये जितनी कंपनीज हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं हेल्प्स घरों में, वो रजिस्टर्ड नहीं है। फिर वो लाते हैं इसलिए कि हम घरों में काम कराने के लिए या किसी होटल्स में या ब्यूटी पार्लर्स में काम दिलाएंगे, लेकिन उनसे गलत काम कराए जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर भी सोर्स स्टेट्स में भी अगर लड़की बाहर जा रही है, इस पे भी हम रोक नहीं लगा सकते क्योंकि इंडिया में अगर कोई कहीं पे भी काम करने जा सकता है, लेकिन अगर वो लड़की ये रजिस्टर करके आए कि कौन से स्टेट में जा रही है, किसके साथ काम करने जा रही है, ये पूरा पता हो वहाँ की सरकारों को, तो फिर बच्चियां हमारी जो गलत हाथों में जाती हैं वो नहीं जाएंगी। मैम, यहाँ पर एक और कॉमन प्रॉब्लम है, एसिड अटैक विक्टिम्स जो होते हैं उनकी समस्याएं जो हैं वो एक लंबे ट्रॉमा से गुजरती हैं। उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं महिला आयोग द्वारा? और अगर एसिड की बात करते हैं, एसिड जो है खुले में बेचना जो है मना है, लेकिन अब भी वो कहीं ना कहीं बिकता हुआ दिखता है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे हमने बहुत सारी सरकारों को, जहां हमने देखा ऐसे अटैक हुए, हमने उन सरकारों को ये लेटर लिखा कि आपके यहाँ पर ये एसिड अवेलेबल क्यों है। पहली बात तो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। पुलिस पे भी कार्रवाई करने को कहा जहां जहां पे ऐसे अटैक हुए। हमने महिलाओं को, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए जहां पर महिलाओं को कॉम्पनसेशन नहीं मिला था सरकारों से और हमने वो कॉम्पनसेशन दिलाया, और आज वही महिलाएं औरों को भी लेके आ रही हैं हमारे पास कि आप महिला आयोग चलो, वहाँ से हमें हेल्प मिली है और आपको भी मिलेगी। रिसेंटली मेरे पास एक और महिला है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ अभी, जिसकी कॉम्पनसेशन की ज़रूरत है। एसिड अटैक में सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो विक्टिम तो हुआ उसके साथ तो हुआ, लेकिन समाज की जो देखने की वो होती है रवैया, वो चेंज हो जाता है उसके प्रति। तो समाज का रवैया उनके प्रति चेंज ना हो, उसके लिए भी हम ऐसे सेमिनार्स और उस पर बात करते हैं कि हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। उसके बाद वो एक ऐसी दौर से गुजर के आई हैं, उसके बाद उनको काम कैसे दिया जाए,
काम मिलना चाहिए उनको, किस तरह से वो अपने पाँव पे खड़ी हों और अपने बच्चों की देखभाल भी करें। कई महिलाएं हैं मेरे साथ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मुझे जब वो कहानी बताती हैं कि कैसे वो बच्चे भी उनको पहचानने से मना कर देते हैं या कई बार फैमिलीज भी छोड़ देती हैं, तो उनकी हेल्प के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं और कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास जितने केस आए हैं हमने उनको प्रायोरिटी बेसिस पे काम किया है और सरकारों को हम लगातार चिट्ठी, और ये हमें पीएमओ की तरफ से नोडल एजेंसी एनसीडब्ल्यू है इसमें एसिड अटैक के लिए, और हमने अपने हमारी वेबसाइट पे ही हम स्टेट्स को सबको डीजीपीस को हमने बोला है कि अपडेट करें कितने उस स्टेट में ऐसे एसिड अटैक विक्टिम हैं और केस हुए हैं और उस पे क्या कार्रवाई हुई है। तो ये हम लगातार सारी स्टेट से जुड़े हुए हैं। इस पे बहुत काम बाकी है। हम चाहे कितने भी बड़े कड़े कानून बना लिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन कर दिया, लेकिन एसिड आज भी अवेलेबल है और उसमें कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है। हम दुकानों पे खरीदने जाते हैं और अपने घर में यूज़ करते हैं। पहली बात तो हम बिना लाइसेंस के खरीदे ना, और उन दुकानों पे बिकने भी ना दें जहां लाइसेंस नहीं है इसको बेचने का। तो मैं और आप भी इसके जिम्मेवार हैं। अगर ये गलत होता है कि तो हमारे घर में जब ज़रूरत होती है तो हम खरीदने भी जाते हैं, तो ये काम बंद करना चाहिए सब कुछ। और इन सरकार मैं स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी को लिख चुकी हूँ, कईयों से जवाब आए, कईयों से नहीं आए, और हम उसकी लगातार भरसक प्रयत्न करते रहे कि ये काम ख़त्म हो, बिकने का काम ख़त्म हो। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि प्रॉब्लम होने से पहले उसको रोका जाए, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसका बिकना बंद हो बाज़ारों में। जी मैम, एक और एरिया है जहां पर महिलाओं की समस्याएं बहुत वाइड स्तर पर हैं। प्रोस्टिट्यूट्स की हम बात करते हैं, उनका जो जीवन है वो अपने आप में एक चैलेंज है। कई लड़कियां ऐसी होती ज़बरदस्ती इस प्रोफेशन में धकेली जाती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो उसको छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होना चाहती हैं, अपना बसना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए क्या कुछ महिला आयोग के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, मैं दिल्ली के ऐसे एरियाज़ में भी गई और मैंने बहुत लोगों से खुद जाकर उन सब जगहों में बात भी करी। बहुत सारी महिलाएं हैं जो निकलना चाहती हैं और उनको ऑल्टरनेट ज़रूरत है कोई काम की, तो इसलिए हम उनको ट्रेनिंग देने की सोच रहे हैं कि हम उन्हें ट्रेनिंग दें जिससे वो नए काम शुरू कर सकें। और कुछ लोग हैं जो अभी हम उनको कह नहीं सके कि हाँ ये ज़रूरी है आप इससे निकलें, वो अभी, क्योंकि मैंने देखा है कि वही समाज की बात है, वो निकल के आती हैं, फैमिली को यहाँ से पैसा भेज रही हैं, फैमिलीज पैसा भी ले रही हैं उनसे, काम चला रही हैं, लेकिन जब वो निकल के अपनी फैमिली के पास वापस जाती हैं तो उनको स्वीकारा नहीं जाता। परिवार वाले कहते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं आओ, बाकी लोग क्या कहेंगे। आप उनके पैसे से अपना परिवार चलाते हो, लेकिन उनको वापस लेने में आपको परेशानी है, और इसी कारण से वो बाहर निकलने में हिचकिचाती हैं। जिस जगह पर वो हैं उनको लगता है वहाँ उनको उस रूप में स्वीकारा तो जा रहा है, लेकिन अगर वो बाहर निकल के परिवार में आना चाहे तो वहाँ अकेली फील करती हैं। मैंने उन महिलाओं से भी बात करी जो अपने बच्चे पाल रही हैं माँ बाप के पास रखकर, लेकिन माँ बाप उसको आने देने में स्वीकार नहीं करते। और इसलिए समाज की सोच बदलना और ये कहना कि हाँ तुम्हारा वेलकम है, हम दोबारा से तुम जिंदगी नई शुरू कर सकती हो, जब तक हम ये नहीं करेंगे तो वो बाहर निकल के नहीं आएंगी। और इस तरह से हाँ हम ट्रेनिंग भी दे देंगे, हम काम की भी हम, क्योंकि हम फाइनेंस नहीं कर सकते, हम ट्रेनिंग करा सकते हैं, और वो हम CSR फंड्स के थ्रू लोगों की सोच रहे हैं, बातचीत चल रही है कि हम CSR फंड्स के थ्रू उनको ट्रेनिंग दें। और मेरे तक जो भी केस आएगा, जब भी मेरे को हैंड होल्ड करना होगा, चाहे पर्सनली भी करूं, तो मैं करने को तैयार हूं, बेशर्ते कि वो आगे आए। और थोड़ा सा मुश्किल होगी इनिशियली, समाज में अब एक आएगी और इसका सामना करेगी समाज का, तो मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं आगे आएंगी और अपना नया जीवन शुरू कर पाएंगी।
जी मैम, समय कम है लेकिन एक सवाल और जानना चाहूंगी। इलेक्शन का माहौल है, बहुत सारी महिलाएं चुनावी मैदान में उतर रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे में उन्हें एक अभद्र टिप्पणी का भी सामना करना पड़ता है, जो कि एक पुरुष होने के नाते अगर कोई देता है तो वो भी सभ्य नहीं है, और एक महिला के लिए ऐसे में लड़ना कहीं ना कहीं अपने आप में उन्हें कमजोरी देता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी के नेता है फिरोज खान, जिन्होंने जया प्रदा के ऊपर टिप्पणी की है कि रामपुर की शामें रंगीन हो जाएंगी जब चुनावी माहौल होगा। इस पर क्या कहेंगे? कितना स्तर राजनीति का गिर गया है? महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है पुरुषों का, वो अब तक बदला नहीं है। बहुत दुखद है। ये हर रोज एक बयान ऐसा आ जाता है किसी भी पार्टी से, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, कभी एक पार्टी तो कभी दूसरी पार्टी। एक महिला जो है सॉफ्ट टारगेट है सबकी, और अभी तक आप राजनीति में उतरे हो, इलेक्शन में वोट महिलाओं से मांग रहे हो, और आप महिला को ही गलत दृष्टि से देखते हो, गलत स्टेटमेंट देते हो एक महिला के। मेरा कहना है यहाँ पर जो भी मेरी महिलाएं देख रही हैं, जो बहनें देख रही हैं, आप कभी भी ऐसे पुरुष को वोट ना डालिए जो महिलाओं के अगेंस्ट, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, किसी भी महिला को उसने किसी पार्टी की महिला को भी कुछ कहा हो। आज हमें सबको एक दूसरे के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर वो मुझे नहीं पता वो अपने परिवार की महिलाओं को भी किस दृष्टि से देखते होंगे जो बाहर इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि महिला को इज्जत देना अगर आप नहीं सीखोगे, आप एक लीडर हो, तो आप दूसरों को क्या एग्जाम्पल पेश करोगे। इसलिए मैं इस चीज में बहुत कड़े शब्दों में हमेशा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं उसी टाइम सुओ मोटो लेती हूँ। पुलिस को लिखना हो तो पुलिस को लिखती हूँ कि इन पे कार्रवाई की जाए, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगनी हो तो उनसे भी मांगती हूँ। कुछ के जवाब आते हैं और कुछ जवाब देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन हम उनका पीछा छोड़ते नहीं जब तक वो जवाब भेजे ना। और पुलिस अगर ना भेजे तो मैं पुलिस को लिखती हूँ कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये सुधरेगा नहीं तो महिलाएं पॉलिटिक्स में वैसे ही कम आती हैं और ज्यादा कम आएंगी। अगर आप उनको, एक महिला सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इनको सोचने की जरूरत है बहुत ज्यादा। महिला इक्वल है, उसका बुद्धि इक्वल है, वो एक फिजिकली नहीं हो सकती आपके बराबरी, लेकिन वो हर चीज में आपकी बराबरी है। मैं फिजिकली मतलब स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, आज स्ट्रेंथ भी महिला में इक्वल है, उसकी बनावट जरूर अलग है लेकिन हर चीज में वो बराबर है बाकी। इसलिए जो लीडर्स हैं उनको संभल कर, और चुनावी माहौल है, हमें बार बार ये चिट्ठियां लिखने पे मजबूर ना करें और ना मीडिया को ये अपना नाम उछालने दें। इसलिए आप संभल के चलें, मेरा यही कहना होगा। जी बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने MH1 न्यूज़ से इतने सारे मुद्दों पर, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ रेखा शर्मा जी, महिला आयोग के अध्यक्ष, जिन्होंने हर मुद्दे पर हमें बेबाक अपने सवालों के जवाब दिए। फिलहाल हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।